नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जयंत द्विवेदी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपकी और मेरी मुलाकात ऐसे ही होती रहे, इसके लिए बेल बटन जरूर दबा दें। आज जिस विषय पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो विषय है बहुत ही अमूल्य, जिसके बारे में चर्चा तो अमूमन उठती है बाजारों में, मगर महत्वपूर्ण न होने की वजह से इस विषय को अक्सर दबाया जाता रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत की जनसंख्या की। क्या भारत की जनसंख्या भारत के लिए एक वरदान है या अभिशाप? इसके बारे में आज हम करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस और एक कंपैरिजन भी इंडिया वर्सेस चाइना का। समझते हैं इस कोरोना युग में जो समस्या आ गई है, जिसको लेकर के लगातार राजनीति होती रही, चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स की समस्या हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कोरोना में हेल्थ पर्सपेक्टिव को मैनेज करना हो, क्या व्यवस्था भारत करता रहा और किस तरीके से ये जनसंख्या भारत के लिए एक समस्या के रूप में भी है। क्या ये कोरोना आपदा से बड़ी आपदा भी है? प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में 2019 को जो उन्होंने लाल किले से कहा 15 अगस्त को, उसमें भी वो जनसंख्या को लेकर के चिंतित आए और चिंतित होने के साथ साथ उन्होंने छोटे परिवार को भी एक देशभक्त परिवार के रूप में दर्शाया। भारत की जनसंख्या एक समस्या के रूप में उभरती रही है, ऐसा जानकार शुरू से मानते रहे हैं। भारत की जनसंख्या फिलहाल है 135.2 करोड़। वहीं चाइना की जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। जी हां, करेक्ट डाटा अगर देखते हैं तो 139.27 करोड़। अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल जहां 3.87 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, तो वहीं चाइना का क्षेत्रफल 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है। जीडीपी की भी अगर हम बात करते हैं तो भारत की जीडीपी 3.2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आती है। वहीं चाइना इस रेस में हमसे कहीं आगे निकल जाता है। उसकी जीडीपी 14.140 ट्रिलियन डॉलर के आसपास खड़ी होती है। जीडीपी से बात करते हैं तो बात पर कैपिटा इनकम की भी होती है। भारत की पर कैपिटा इनकम महज 1.35 लाख एनुअल रह जाती है। यानी कि मोटा मोटा एक हिसाब पकड़ें तो भारत का एक आम व्यक्ति की पर मंथ आय 10,534 रुपए है, जो कि बहुत ही कम है और इससे भी कम कमाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो भारत में ये 6.1% है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 22.5% है। ये डाटा 2018 का है। वहीं बात अगर चाइना की करते हैं तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% था और अगर बात करते हैं उनके यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की तो वो 10.6% था। इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के वाइज देखें तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वहीं चाइना की अगर हम बात करते हुए नजर आते हैं तो चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इस सब के बीच ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहते हैं। उसमें भी भारत का ये आंकड़ा 63rd पोजीशन पर जाकर के रुकता है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो चाइना में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वेरी इजी है, यानी कि उसकी रैंक 31st है। ये सभी डाटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये विकिपीडिया के थ्रू है। आप इसे इकोनॉमी ऑफ इंडिया या इकोनॉमी ऑफ चाइना सर्च करके गूगल पे विकिपीडिया के थ्रू भी देख सकते हैं। बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की तो बात इस पर भी होती है कि क्या भारत की इकोनॉमी में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस किसका किस प्रकार से योगदान है। तो अब हम अगर ये कहें कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आंकड़े बदलते रहे हैं। भारत अब एक सर्विस सेक्टर का बड़ा केंद्र बन चुका है।
भारत सर्विस सेक्टर में जीडीपी में जो योगदान दे रहा है, जीडीपी का 61% अवज भारत को सर्विस सेक्टर से मिलती है, एग्रीकल्चर से 15%, इंडस्ट्री से ये 23% के आसपास हो जाती। वहीं अगर बात चाइना की करते हैं तो चाइना की जीडीपी में वहां की इंडस्ट्रीज का योगदान 40.5%, सर्विस सेक्टर का 51.6%, एग्रीकल्चर का 7.9% रहता है। वहीं बात करें कि लेबर अवेलेबिलिटी भारत और चाइना में कैसी है, क्या वर्कफोर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो एग्रीकल्चर में भारत का लेबर फोर्स सबसे ज्यादा है, यानी 44%। लोगों के काम करने की क्षमता के अनुसार अगर हम ये आंकड़ा लगाएं, उसमें लिटरेसी रेट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है कि भारत का आज भी जो मुख्य आवाम है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है या फार्मर्स बेसिस पर ही कार्य कर रही है। तो 44% लोग अभी भी अपना जीविकोपार्जन खेती पर ही समझते हैं। इंडस्ट्री पे 25% लोगों की डिपेंडेंसी है, सर्विस सेक्टर में 31% की डिपेंडेंसी है। तो कहीं ना कहीं भारत ने पिछले कुछ समय में सर्विस सेक्टर में जरूर एक बूम क्रिएट की है, शायद वो बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से भी हो। लेबर फोर्स की अगर बात चाइना में करते हैं तो चाइना में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट लोग 27%, इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट लोग 29%, सर्विस सेक्टर पर डिपेंडेंट लोग 44% हैं। अप्रैल 2020 के अगर सेंसस के आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब 23.4% के आसपास पहुंच गया है। भारत में 12.5 करोड़ लोगों ने इस कोरोना काल में नौकरी गंवा दी है। माइग्रेंट लेबर्स की समस्या भी भारत में एक बड़ी समस्या के रूप में उभरती रही है। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं माइग्रेंट लेबर्स की तो दिल्ली में ही महज 17 लाख माइग्रेंट्स काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने भाषण में कल ही कहा कि रेलवे से घर जाने के लिए 4 लाख लोगों के आवेदन आ चुके हैं। अगर बात करें तो ये 4 लाख उन लोगों की जो माइग्रेंट्स पॉपुलेशन में से प्रतिशत बनती है वो 23.5% ही बनती है, यानी 23.5% लोग अपने घर लौट करके जाना चाहते हैं। तो भारत कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस में फंस चुका है, इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना काल की अगर बात करते हैं तो कोरोना में भी भारत और चाइना के आंकड़ों को देखते चलिए। चाइना के आंकड़ा थोड़ा विवादास्पद हैं, उनके ऊपर सवाल उठता रहा कि चाइना लगातार आंकड़े छुपा रहा है, मगर जो भी आंकड़े अवेलेबल हैं उनके हिसाब से भारत में कोरोना से इन्फेक्ट होने वाले लोग 1.12 लाख हैं। रिकवरी भारत में 45,000 लोगों की कोरोना से हो गई है। डेथ रेट 4% है, लगभग 3,900 लोगों की मौत हो गई है। वहीं चाइना की बात करते हैं तो चाइना में इन्फेक्टेड कोरोना पेशेंट्स की संख्या 82,967 है। जी हाँ, लगभग 83,000 के आसपास। रिकवरी रेट में ये लोग ऐसा कहते हैं कि 78,000 लोग रिकवर हो गए हैं, जिस आंकड़े पर मेरा कोई विश्वास नहीं। डेथ रेट की अगर आप बात करते हैं तो ये जरूर चाइना में थोड़ा सा ज्यादा है और वहां पर लगभग 5,000 लोग मर गए हैं। इन सभी आंकड़ों को अगर आप गौर फरमाते हुए देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे कि भारत की जनसंख्या एक अभिशाप है या वरदान है। प्रधानमंत्री मोदी सन 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उनके भाषण मुझे आज भी याद है और उन्होंने ये कहा था कि भारतवासी अगर एक साथ एक कदम बढ़ाते हैं तो हम 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाते हैं। मगर आज की स्थिति को देखते हुए लगता है कि हम 125 करोड़ कदम पीछे की ओर बढ़ रहे हैं। भारत एक सरप्लस सिस्टम की ओर बढ़ रहा था। सरप्लस सिस्टम की ओर से कोरोना ने हमें वापस सब्सटेंशियल सिस्टम की तरफ ढकेल दिया है। सरप्लस सिस्टम होने पर हम एक ईज ऑफ कंडीशन में रहते हैं। ऐसी स्थिति में जिस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो, उस देश को संभालने के लिए लॉकडाउन ही महज एक इलाज था। सोशल डिस्टेंसिंग की बातें करना इस देश में बहुत ही आसान है, मगर उनका पालन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिए गए निर्णय को मैं गलत नहीं मानता, वही एकमात्र निर्णय उस समय लिया जा सकता था। मैनेज करने में इस देश में किसी भी पार्टी को उतनी ही परेशानी होने वाली थी।
जी हाँ, उस पर राजनीति चलती रहती है। आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और किस तरीके से इस देश को इस सभी चीज़ों से उबरना चाहिए? हम अपनी जनसंख्या को, हम अपने लेबर स्ट्रेंथ को किस तरीके से इस देश का एक पावर बना सकते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में ज़रूर बताएं। जय भारत।